के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। हम आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप 2-4 सेकंड वीडियो देख के स्किप करने वाले हैं तो प्लीज़ अभी ये स्किप कर दें, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्यथा वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखिए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ही कर लीजिए लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम 10/12/2019 सुबह 9 से 10 शिफ्ट में बेल्ट्रॉन ने जो क्वेश्चन पूछा था उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपके मन में फिर ये सवाल आएगा कि ये तो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे चैनल पे, तो हमारा ही वीडियो क्यों देखे। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन ही नहीं उसके थ्योरी को भी एक्सप्लेन किए हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया नेटवर्क से संबंधित अगर क्वेश्चन होगा तो हम उस टॉपिक के पूरे थ्योरी को देखेंगे, ताकि आने वाले सवाल अगर इस साल कुछ पूछेगा उस टॉपिक से, कुछ भी पूछने वाला हो तो हमारा वो पहले से क्लियर है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि 60 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है और किस लेवल का पूछा जाता है, वो भी हम साथ में देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर का, ये बाकी के चैनल की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसे पूरा देखें। अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उससे भी मत देखिएगा अगर अच्छा नहीं लगे तो। लेकिन आपको इसके लिए पूरा धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखना होगा। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे, और शुरुआत करते हैं 10/12/2019 का पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कंजेटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर हमको एक्सेल में कई सूत्र हैं, उनको एक रो से दूसरे रो में हमको कॉपी करना, तो हम क्या करेंगे। कह रहा है कि जिस रो को कॉपी करना होगा उसे चयन करेंगे और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएंगे। फिर कह रहा वांछित रो का चयन करेंगे, कंट्रोल ऑफ के बाद कंट्रोल पी दबाएंगे। वांछित रो का चयन करेंगे, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल भी दबाएंगे, और फिर कह रहा कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल सी दबाएंगे। देखिए ये जो सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सवाल है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। हाँ देखिए, अगर नॉर्मल अगर दिखाइएगा तो कंट्रोल प्लस एफ जो होता है, कंट्रोल प्लस एफ, कलर ले लेते हैं, आई थिंक ब्लू सही रहेगा। कंट्रोल प्लस एफ जो होता है, ये देखिए कंट्रोल प्लस एफ हो गया फाइंड के लिए, तो फाइंड करके हम कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए, तो ये दोनों शॉर्ट की तो ऐसे भी काम नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट तो होगा लेकिन बिना कॉपी के कंट्रोल भी कोई काम नहीं करेगा, ये भी बेकार है। ठीक है, कंट्रोल भी से पेस्ट तो होगा लेकिन उसके बाद कॉपी नहीं, पहले कॉपी होगा फिर पेस्ट होगा। तो ये तीनों तो ऐसे ही किसी भी हाल में आपको अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको लगेगा ये तीनों तो नहीं होगा, तो बचा कौन, चौथा। आप नहीं भी जानते तो इसमें टिक लगा दीजिए। इस प्रकार के, मतलब ये हम बोल रहे कि इस प्रकार से अगर सवाल में ये टिक लगेगा, अगर आप इस प्रीवियस ईयर में अगर मान लीजिए एग्जाम दिए होंगे, उस बार क्वालिफाई नहीं किए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये 3 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, तो होगा कौन, तो होगा पहला वाला, क्योंकि हम कंट्रोल सी के बाद क्या करेंगे, नॉर्मल भी अगर समझे तो पहला का आंसर आपको सही लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें एक्सेल में जाके देखने की इसकी कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि कॉपी पेस्ट करके हम मल्टीपल रो को मतलब मल्टीपल रो पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरलैप इशू को डैश विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर हम एक्सेल में एक सेल में कुछ लिखे, ठीक है, और वो बाहर हो जाए, ओवरफ्लो का मतलब होता है सेल से बाहर चले जाना, तो हम कैसे उसको सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक्सेल में देखते हैं कि इसको कैसे सही करेंगे, फिर वो ऑप्शन को देखेंगे कि कई नंबर में है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, तो इसको जूम कर देते हैं, इसमें लिखते हैं हम सर, सर ट्यूटोरियल। अब यहाँ देखिए ये हो गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया, देखिए ये लग रहा, ये आपको लग रहा है कि ए में भी कुछ पार्ट लिखा हुआ और कुछ पार्ट मेरा कहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए उसको थोड़ा छोटा कर दिया, ये क्या सर TU लिखा हुआ है ए में और TORIL लिखा हुआ बी में। देखिए वास्तविकता ये है कि बी का फॉर्मूला बार देखिएगा तो ये खाली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ किस में, ए में है, तो ये ट्यूटोरियल जो है ये ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ। इस ओवरफ्लो को कैसे सही करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया वर्ड रैप। वर्ड रैप पे जाने के भी तरीके हो सकते हैं क्या सब, तो देखिए अल्ट दबाएंगे, H दबाएंगे,
ठीक है। तो वर्ड ड्राइव पे जाने का शॉर्ट की तरह क्या हो गया, Alt H F Q, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे Alt H F Q नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Alt के साथ H दबाइएगा तो वर्ड ड्राइव का हो जाएगा W। तो Alt H W हम दबाएंगे तो ये वर्ड ड्राइव नीचे आ गया, ठीक है। तो ये वर्ड ड्राइव क्या किया, तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ जो ओवरफ्लो हो रहा था उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन जो है ये क्या करेगा आपको, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें काम करेगा, रैप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट रैपिंग जो है वो आपको क्या करेगा, सही विकल्प होगा टेक्स्ट रैपिंग। रैपिंग नहीं होता, इसको पढ़ा जाता है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है रैपिंग लेकिन पढ़ा क्या जाता है उसको टेक्स्ट रैपिंग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन 3, ये सही जवाब होगा। टेक्स्ट के लाइन को क्या करने के लिए, नीचे करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, इटैलिक, बोल्ड, स्लाइटेंट इटैलिक या बोल्ड इटैलिक। देखिए अगर आप एक्सेल में जाके देखिएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास सी इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो रेंज है वो किसके लिए है, क्लास सी के लिए। तो आप रेंज याद रख लीजिएगा क्लास के हिसाब से, अगले बार कौन सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट पे मेंशन कीजिएगा तो हम नेटवर्क का एक स्पेशल क्लास भी आप लोगों के लिए आधा 1 घंटा 2 घंटा के एक वीडियो बना के दे देंगे, 2-4 पीरियड में ये खत्म हो जाएगा बिल्टोन के हिसाब से। अगर आप कमेंट में चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। अगर आप इस यहाँ पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम नेटवर्क पे वीडियो बनाए स्पेशल थ्योरी पे, तो बताइए कमेंट में, तो हम आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। MS एक्सेल 2000 वर्कशीट की संरचना का सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प चयन करना चाहिए। अब एक्सेल में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेल में किसका यूज करेंगे, नेटवर्क एक्सेल में सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस टैब पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में तो कोई प्रोटेक्शन नाम की चीज ही नहीं है, पेज लेआउट में भी कहीं नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला में भी नहीं रहता है, डेटा में भी नहीं रहता। लेकिन जैसे रिव्यू पे जाइएगा यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सीट, वर्कबुक या शेयर बुक, ये 3 ऑप्शन है ना। तो प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन कहाँ होता है, रिव्यू टैब के अंदर। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये याद रखना होगा बोवा, कौन सा ऑप्शन कौन से टैब में, खास करके इंपॉर्टेंट वाले, ये सब अपना रटा मार लीजिएगा। MS वर्ड टू यूज क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन सिलेक्टेड टेक्स्ट, सभी फॉर्मेट को हटाने के लिए MS वर्ड में किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल स्पेस बार। कैसे, तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राम, क्या लिखे, राम, ठीक है, इसके आकार को बढ़ा दिए, ठीक, इसको बोल्ड कर दिए, यहाँ से इसके कलर को चेंज कर दिए, अंडरलाइन का इटैलिक कर दिए, सब कुछ कर दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब इसके नीचे हम लिखते हैं मोहन, ठीक है, मोहन का भी वही सेम स्टाइल है। हम चाहते हैं राम का नाम जो जैसे पहले था वैसे आ जाता है। देखिए यहाँ पे कैलिबरी 24 है, देखिए जैसे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे यहाँ पे कैलिबरी बॉडी 11 हो गया, जबकि मोहन वैसे है। मतलब हमारे MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है, कैलिबरी बॉडी और 11, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लगभग सब पे यही रहता है। तो कंट्रोल स्पेस इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेट को हटाने के लिए, ठीक है। प्राइवेसी सर्वर निम्नलिखित से कौन सी सेवा प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करती, चलिए एक और नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया प्रॉक्सी सर्वर के नाम से, ठीक है। तो इसमें कौन सी सर्विस प्रदान नहीं करती है, अच्छा, डाटा कैशिंग की, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग की, TCP IP की, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग की। प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, पहले इसको समझिएगा तभी इसका जवाब दे पाइएगा। ऐसे तो यहाँ पे ग्रीन टिक हम बहुत आसान से बता देते, फलाना ऑप्शन होगा, लेकिन ये तो आप भी समझ जाइएगा PDF डाउनलोड करके। मेरा काम है ये क्यों होगा वो बताना। देखिए यदि आप यहाँ पे जाइएगा नेटवर्क प्रॉक्सी के बारे में समझिएगा तो ये क्या होता है वो देखिए। कहा कि प्रॉक्सी एक सर्वर एक डिजिटल माध्यम है जो उपयोगकर्ता और ऑनलाइन संसाधनों के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करता है, सुरक्षित और नियंत्रित डेटा विनिमय सुनिश्चित करता है। तो प्रॉक्सी सर्वर काम किसके बीच में करता है, तो ये काम करता है, यहाँ पे इमेज को देखिएगा तो ये काम करता है, हम यह यू मतलब क्या हो गया, हम हो गए, और यहाँ पे योर टारगेट मतलब क्या हो गया, जो जहाँ जो भी इंटरनेट जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो हो गया।
यहाँ पे हम इसको सर्च करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, और इससे दोनों के बीच में काम करता प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर वर्क्स बाय पुटिंग इटसेल्फ बिटवीन द क्लाइंट एंड द नेटवर्क। यह प्रकार के एजेंट का काम करता है, या समझिए पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है इंटरनेट और मतलब ब्राउजर जो हम सर्वर सर्च कर रहे हैं, या सर्वर टारगेट सर्वर जो मेरा होगा उसके बीच में, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, ये आपको एक एजेंट का काम करता है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है ताकि सर्वर भी सुरक्षित रहे, और खास करके यूजर के जो डेटा है वो आपको सुरक्षित रहे। काम क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर स्पेस क्षेत्र के भीतर वेब अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक इंटरनेट से जुड़े डिवाइस में एक अद्वितीय इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी पता होता है। एक प्रॉक्सी सेवा इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करने और सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए इस डिजिटल पते से जुड़ते हैं। समझ गए ना। तो एक प्रॉपर आईपी एड्रेस पे, कहाँ से रिक्वेस्ट है वहां पे भेजना है हमें, डेटा को एक तरह से ट्रेवल कराना, उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर का या प्रॉक्सी का क्या क्या जाता है, यूज किया जाता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखिए। एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट एनोमिलिटी प्रोवाइड करता है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डेटा एक्सेलरेशन और एक बैंडविड्थ कन्वर्सेशन करता है, बाईपास करता है, और कंटेक्ट फिल्टरिंग भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो नेटवर्क शेयरिंग के बारे में पूछ रहा है, कनेक्शन शेयरिंग, जो कि इसके अंदर तो है भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कनेक्शन शेयरिंग जो है इसके प्रॉफिट्स नहीं है, तो ये मतलब ये प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो हम उस पर टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको हो सकता है कि जो है कि प्रॉक्सी सर्विस में कौन सा, आप हो सकता है कि फॉरवर्ड प्रॉक्सीज के बारे में पूछ दे। ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी किसके बीच में काम करता है, क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में अनुरोध भेजने के लिए फॉरवर्ड प्रॉक्सी का यूज किया जाता है। रिजर्व प्रॉक्सीज क्या होता है, सर्वर से और कार्य करना, क्लाइंट से सर्वर तक अनुरोधों को प्रबंध करना, उनका उपयोग करवाना, ये किसका काम होगा, रिजर्व प्रॉक्सी का। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का काम क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण के लिए। तो नेटवर्क की तरफ से अगर कोई काम होगा वो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। थोड़ा सा रोक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा रटा मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर इस पर पूछा है तो इसमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछ दे, ठीक है। तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आगे के लिए आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन सब डैश इंगित करता है। गटर मार्जिन क्या होता है वो देखिए, टेक्स्ट को लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट को राइट एडजस्ट करना, या बाइंडिंग साइज में मार्जिन जोड़ना। तो ठीक तो लगा बाइंडिंग साइज में मार्जिन जोड़ना, लेकिन ये होता क्या गटर मार्जिन, चलिए इसको समझते हैं। चलिए इसके लिए देखिए हमारे पास ये पेज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गटर मार्जिन लगाएंगे कि गटर मार्जिन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए जब आप लेआउट में जाइएगा तो यहाँ पे एक मार्जिन ऑप्शन होगा, मार्जिन में जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कस्टम मार्जिन का ऑप्शन होगा। गटर मार्जिन जो अवेलेबल होता है, कौन से मार्जिन ऑप्शन में अवेलेबल होता है, गटर मार्जिन में, सॉरी कस्टम मार्जिन में। ये भी याद रखिएगा कि गटर मार्जिन ऑप्शन जो है मार्जिन के कस्टम मार्जिन में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे सारे मार्जिन सेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ गटर मार्जिन, और देखिए गटर मार्जिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, जब जीरो है तो इसको कुछ बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक बैंडिंग, प्रीव्यू में जाके देखिएगा तो यहाँ पे एक बैंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो गटर मार्जिन का ये भी याद रखिएगा, गटर मार्जिन का पोजीशन दो ही हो सकता है, या तो ये टॉप की तरफ लगेगा या लेफ्ट की तरफ लगेगा। हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे कि गटर मार्जिन का पोजीशन क्या होगा, या तो लेफ्ट होगा या फिर टॉप होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो मान लीजिए इसको हम लेफ्ट कर दिया, ओके कर दिए। अब देखिएगा हमारा जो लिखा हुआ था वो थोड़ा आगे की तरफ चला गया। बोला ये तो हम आगे इसे भी घसका सकते हैं, कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन ये जो एक्चुअली में यूज होता है वो किसके लिए होता है, जब हम कॉपी वगैरह को बेंडिंग करते हैं तो वो पिन जो लगाते हैं, तो वो अगर पिन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं गटर। अभी देखिए हम यहाँ पे मार्जिन कितना किए हैं, 0.5, फिर भी देखिए ये स्पेस छुटा हुआ है ना, यही जो आपका लेफ्ट साइड में स्पेस है इसे क्या कहते हैं, गटर मार्जिन। ये आपका 1.5 है, इसको मान लीजिए 1 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा सा घटा ना यहाँ पे, ठीक है। तो गटर मार्जिन तब करेंगे यदि हम इसको लेफ्ट साइड से बेंडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अदरवाइज इसको जीरो कर दीजिए, तो जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही था, गटर मार्जिन। बाइंडिंग साइड में क्या होगा इसका आंसर, तो बाइंडिंग करना चाहते हैं, स्पेल करना चाहते हैं, उस साइड में मार्जिन थोड़ा सा घटा दीजिए।
विषम संख्याओं की पहचान करें। अब देखिए यहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, SMTP, HTTP, FTP, लेकिन SAP नाम का कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होता। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये याद रखना होगा, समझ गए ना, कि यदि आप यही नहीं जान रहे कि HTTP क्या होता है, SMTP क्या होता है, ये तीनों नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सही आंसर क्या होगा। जय माता दी करके इस पे लगा दीजिए, अलग बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि हमें प्रोटोकॉल्स के भी क्या होने चाहिए, आइडिया होने चाहिए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो देख लीजिए बेसिक जो प्रोटोकॉल्स है, टोटल 11 प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें है TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट रियली चैट IRC प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SFTP, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, HTTP सिक्योर HTTPS, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल DSCP। तो ये 12 प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे भी फुल फॉर्म में आएगा ही आएगा, और किसी कभी ना कभी कोई प्रोटोकॉल का काम भी आपसे हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अगर काम के बारे में पूछा होगा तो हम इसके थ्योरी को भी एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे नाम का कहीं भी कोई प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये जो ऐसे है ये विषम है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन MS Excel 2016 which of the following is not a valid cycle option under the smart art group in MS Excel 2016। अब नॉट ए वैलिड साइकिल ऑप्शन, अब इसमें से कौन सा वैलिड साइकिल ऑप्शन नहीं है MS Excel 2016 के स्मार्ट ग्रुप के अंदर। तो चलिए चल के एक बार देखते हैं, हमारे पास 16 तो नहीं है, 19 में जाके देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है स्मार्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा स्मार्ट ग्रुप में, जब जाइएगा स्मार्ट आर्ट में, देखिए यहाँ पे साइकिल है। अब यहाँ पे साइकिल किसका नाम होगा, बेसिक साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, ब्लॉक साइकिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग साइकिल का नाम दिया, इससे सब पे माउस रखिएगा, आपके पास सबका इसका नाम आएगा। अब बताइए इसको भी याद करना पड़ेगा कि साइकिल में कौन कौन सा साइकिल है, कौन कौन सा है। देखिए गियर है, रेडल है, साइकिल एरो प्रोसेस है, लेकिन कहीं भी ब्रेक नहीं है, समझे। इसका मतलब ये सही जवाब होगा। तो देखिए कैसे याद किए। तो भाई तो एक काम और कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि भाई लिस्ट में भी जाके देख लीजिए कौन कौन सा लिस्ट है, एक बार नाम जरूर दोहरा लीजिएगा प्रोसेस पे या चेकर पे। इस प्रकार से कुछ नाम इसमें से माउस रखिएगा तो सबका नाम आएगा। इससे अपना एक बार मतलब एग्जाम से पहले इसको याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, इसको याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अब देख लीजिएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए 50-60 को क्वेश्चन पूछता है, 60 को में से 10 को क्वेश्चन पोलियोग्रस्त आएगा। पोलियोग्रस्त जानते हैं क्या होता है? पोलियोग्रस्त क्वेश्चन का मतलब है कि आपको समझे में नहीं आएगा कि यह क्या पूछ रहा है, जिसमें भी आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझे में नहीं आएगा एक बार में वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन एक आदमी सिलेबसों से बाहर पूछ देता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 50 में से 30 करना है, समझ गए ना, पास करने के लिए। पिछले बार के नियम के अनुसार 50 में से 30 करना है। 60 को में से वैसे 60 में से 30 होता है, लेकिन 10 क्वेश्चन अब ये मान के चले कि आपसे गलती हो जाएगा। जय माता दी, हो सकता है नहीं सूत्र आपको, तो यूं मान के चले कि भैया नहीं हो, हमको 50 में से कितना सही करना, 30 को तो 100% हमको कन्फर्म सही टिक लगाना, तो किसी भी हाल में गलत ना हो, ऐसा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यूज द फॉलोइंग यूज डैश फॉर द सेलेक्टिंग द एंटायर टेक्स्ट एंड इमेजेस इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। हमको पता है कंट्रोल ई से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, F1 से हेल्प के लिए जाएगा, Shift+A से कैपिटल A लिखाएगा, तो बचा क्या, कंट्रोल A। तो कंट्रोल A से ही ऑल सेलेक्ट होता है। इसको देखने और बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। द हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द, कोई भी हार्डवेयर ऐड कर सकते किसके आधार से, मेन मेन्यू से, डिवाइस मेन्यू से, कंट्रोल पैनल से, फाइल मेन्यू से। ये नहीं होगा, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तीनों तो होता ही नहीं है कुछ हो इस सब काम के लिए। तो बचा क्या, कंट्रोल पैनल। बोलेगा सर कंट्रोल पैनल से कैसे होगा, तो देखिए मेरे पास विंडोज 10 है, तो इसमें आपको दिखाते हैं कंट्रोल पैनल से ऐड डिवाइस कैसे होगा। यहाँ से जाइएगा, ठीक है, और यहाँ से सर्च कीजिएगा। आप क्या यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल पैनल। यहाँ से ओपन किए कंट्रोल पैनल, वहाँ से वेट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
हम यहाँ से कैटेगरी को कर देते हैं लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब कंट्रोल करेंगे, एड डिवाइस एंड प्रिंटर है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए एड डिवाइस का ऑप्शन आया कि नहीं, दोबारा घुमा के पूछा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एड ए प्रिंटर कहाँ से होगा, तो कंट्रोल पैनल से। आपसे ये भी पूछ देगा कि कंट्रोल पैनल में किस ऑप्शन के माध्यम से हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, तो डिवाइस एंड प्रिंटर। इस तरह के हर एक ऑप्शन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कितनों घुमा पटक के पूछेगा, आप जवाब दे सकते हैं। और ये जो आप देखते हैं अलग चैनल से पे यही पूछेगा वो पूछेगा, देखिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि आपको 50 में से 30 लाना है। 10 क्वेश्चन आपको अटपटाने मिलेगा, ये एकदम मेरे बात को बैठा लीजिए दिमाग में। क्योंकि 2019 के शिफ्ट में हम भी एग्जाम में बैठे थे और मेरे बैच के बहुत सारे विद्यार्थी पास किए थे, हम भी पास किए थे, लेकिन हमको जॉब नहीं करना था तो हम पास करके छोड़ दिए, हम जॉब नहीं किए, ठीक है ना। विद्यार्थी लोग अपना जॉब कर रहा, आप कहिएगा तो हम उन सारे विद्यार्थियों को एक दिन वीडियो मीटिंग रखेंगे और उसका वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। सबसे कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 19 में हम भी बैठे थे तो हमको भी कुछ क्वेश्चन बड़ा अटपटांग लगा था, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें से शायद हम रियली बताते हैं 55 स्कोर किए थे 60 में से पर्सनली, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमको थोड़ा सा अटपटांग लगा था, पता नहीं कैसे गलती हो गया, बस गलती हो गया। तो 2-4 क्वेश्चन हमसे भी गलती हुआ। अब हम लोग ऐसे नहीं कि हम टीचर है तो हमने 100% सही होना चाहिए, ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। भगवान का पार कितना चीज लिख के नहीं भेजता, हमसे भी गलती हो सकता है। हम भी स्टूडेंट है, वहाँ पे थोड़े एज ए टीचर जाते हैं, एग्जाम दे रहे तो एज ए स्टूडेंट ही है, तो हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि 50 क्वेश्चन में आपको 30 लाना होगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे बहुत हुआ है, आप तैयारी कीजिए, जहाँ से देखना है कीजिए। हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो हम तो पूरा वीडियो अपलोड किए मॉक टेस्ट में, जितना बेल्टन में पूछा गया उसी चैप्टर से उठा के इस बार भी पूछे हैं और उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो हो गया कंट्रोल पैनल। 17 में इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज द पार्ट ऑफ द। देखिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, सीपीयू के लाइफ साइकिल को अगर समझिएगा, जो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो फैचिंग होता है, डिकोडिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। तो डिकोडर जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है, ना ये कंट्रोलर का पार्ट है, ना हार्ड डिस्क का पार्ट है, ना कैच का पार्ट है, ठीक है ना। ये तीनों तो होगा ही नहीं, अंदाजो लगाइएगा। तो ये किसका पार्ट होता है, सीपीयू का, जो फैच करने के बाद उसको क्या करता है, डिकोड करता है, तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है ना। ये सीपीयू के लाइफ साइकिल में तीसरा स्टेप होता है डिकोडिंग, पहला होता है फैचिंग, सॉरी दूसरा स्टेप होता है डिकोडिंग, पहला होता है फैचिंग, फिर होता है डिकोडिंग, फिर होता है एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। चलिए तो सही जवाब होगा सीपीयू। 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑड आइटम अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। देखिए ऑड वाला ऑप्शन बहुत बार आपको पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो प्रोग्रामिंग से हो सकता है, कुछ भी प्रकार का पूछ देगा, पूछेगा इसमें से या तो सम चूज कीजिए या विषम चूज कीजिए। देखिए अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक, ये तीनों कब होता है, ये टेक्स्ट के अंदर लगता है, जो लिखा हुआ है उसके अंदर लगता है, लेकिन ये क्या करता है, लिखावट के स्टाइल को चेंज कर देता है। एरियल जानते हैं कि फेमस फॉन्ट स्टाइल है, जो जब कुछ ना मिले तो एरियल लगा दीजिए, तो वो लिखावट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये यहाँ से क्या है, ओड है, समझ गए। ओड मतलब ये तीनों इवेंट है, ठीक है। ये क्या है, ओड है। क्यों ओड है, क्योंकि ये लिखावट को चेंज करता है। ये तीनों क्या करता है, लिखे हुए में अंडरलाइन करेगा या बोल्ड करेगा या इटैलिक करेगा, ठीक है। द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स आर, अब मेल मर्ज का क्या होता है, फ्रॉम, लेटर, डॉक्यूमेंट, लिस्ट, मेलिंग लेवल्स, फाइल्स, क्या है जी, डिक्शनरीज, लेटर्स, टेबल, लिस्ट, लेटर, पैराग्राफ। थोड़ा जूम कर देता हूँ, हमको भी देखने में दिक्कत हो जाता है, एक जगह हो गया, हाँ। डायरेक्टरी, लेटर, इनविलप, लेवल्स और ईमेल। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन होता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि मेल में जब क्रिएट करते तो क्या क्या पूछता है। तो है देखिए, इसका प्रूफ होगा कि चौथा सही है। ये कैसे मानेंगे, तो मेलिंग टाइम में जाइए और यहाँ पे देखिए स्टार्ट मेल वाज, लेटर, ईमेल, इनविलप्स, लेवल, डायरेक्टरी। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 को पूछता है, तो इसमें क्या क्या पूछा है, यहाँ पे दिया डायरेक्टरी है पूछा था, लेटर हाँ, इनविलप्स हाँ, लेवल्स हाँ, ईमेल्स हाँ। 1 2 3 4 5, 3 2 5, ये पांचों होता है। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए हम इसके आकार को थोड़ा छोटा कर देते हैं तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मेलिंग है, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए लेटर है, क्रम में नहीं है लेकिन है ना, हाँ। ईमेल है, ईमेल भी है लास्ट में, इनविलप भी है, लेवल्स लेवल भी है, और डायरेक्टरी भी है। इसका मतलब ये सही जवाब माना जाएगा, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, सही जवाब माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये पूछ देगा कि इनमें से कौन मेलिंग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। 20वां क्वेश्चन है, एक कंपाइलर आमतौर पर एक डैश पेजेस का उपयोग सोर्स फाइल्स को मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दिया कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेस का उपयोग, 6 फेज में क्या करता है, 6 फेज में
सोर्स कोड को मशीन कोड बदलता है। देखिए इसके लिए आपको कंपाइलर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं, मान लीजिए आप नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, आप कंपाइलर नहीं जानते, तो यही हम बोल रहे थे। अब इस क्वेश्चन को हम एगो क्वेश्चन को आपके दृष्टिकोण से पोलियोग्राफ हम घोषित करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी एमएस ऑफिस पे ज्यादा डील करता है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। इस सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस समय आपको थोड़ा बहुत अगर जान ले तो ठीक है, ना तो आपको जय माता दी का उपयोग करना पड़ेगा। समझ। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें 0 0 1 1 2 4 3 9 और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? आंसर एक परवलिया। चलिए, एक परवलिया का मतलब होता है कि आकार कैसा होना चाहिए? यू के जैसा। समझ गए ना? शेप की आकार की किस रूप में होनी चाहिए कि जैसे लग रहा है कि जैसे यू बन रहा है, इस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? चलिए एक्सेल में पहले डेटा को इंसर्ट करते हैं, तब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ना 0 0 1 1 2 4 और 3 9 हम इसमें क्या कर चुके हैं? फिल कर चुके हैं। अब हम स्मूथ स्कैटर चार्ट में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक स्मूथ लाइन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये स्कैटर विद स्मूथ लाइन है, ये भी आपका, ये भी आपका, लेकिन परफेक्ट ये स्मूथ लाइन है। ठीक है, ये आपको ये भी यूज कर सकते हो। हम इस पर क्लिक कर दिए, तो जैसे इस पिक कर लेंगे देखिए, तो इसका शेप किस हिसाब से जा रहा है? एकदम यू के हिसाब से बनते हुए जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे एक परवलिया। क्या बोलेंगे इसको? वही एक परवलिया का मतलब क्या होता है? जिसका आकार क्या हो? यू के जैसा हो। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि एजुकेशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोडिंग को ले जाना। तो डिस्क के मेमोरी मतलब यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं? तो रैम की बातें हो रही है। रैम तक प्रोग्राम जब तक जाएगा नहीं तब तक सीपीयू उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सही 25 का पहला सही जवाब होगा। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? अगर एमएस वर्ड को शुरुआत करें तो कैसे करेंगे? डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर सिग्नल क्लिक करेंगे, करना है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं, देखिए इससे भी स्टार्ट होता है, क्या आदमी इसमें भी ठीक लगा देगा? सब जैसे मान लो टीचर विद्यार्थी को ऐसे बोला कि आइकन पे क्लिक करो, तो सब दिन तो वही देखा, इस पर क्लिक कर देगा, लेकिन ये आइकन हम लाएंगे तब ना होगा, तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं संभव है, तो ये संभव गलत हो जाएगा। एमएस वर्ड आइकन का चयन करें और डिलीट की दबाएं, तो डिलीट को दबाएंगे भाई ओपन करने के लिए। एमएस वर्ड आइकन पर राइट क्लिक करो और बैक स्पेस की दबाएं। बैक स्पेस का काम क्यों होगा? राइट क्लिक तो चलिए मानते हैं, राइट क्लिक और बैक स्पेस क्यों दबाएंगे? देखिए 2 और 3 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट में आपको ये दिमाग लगाना है कि आइकन बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आप लाते हैं, तो हर कंप्यूटर में होगा, इसकी संभावना बहुत कम बनता है, इसीलिए गलत होगा। तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा कि डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। देखो यहाँ पे कह रहा है आइकन पर क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें, तो सिंगल क्लिक से ऐसे भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करें। मैं एक चीज और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि डेस्कटॉप आइकन पर डबल क्लिक करें, ये जब अवेलेबल होगा तो होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे रहता और यहाँ पे रहता कि ऑल प्रोग्राम में जाके करे या विंडोज के साथ आर दबा के करे, तो आप उस पर टिक लगाते। चूंकि वो नहीं है, डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया हुआ है और ये 3 होगा नहीं, तो वैसे भी यही सही माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का लास्ट वाला सही है। कहा कि टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपीयरिंग ऑटोमेटिक इन द सेम पोजीशन फॉर ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन। कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप एक स्लाइड पे लोगो लगाते हैं, एक स्लाइड पे क्या लगा रहे लोगो, वो सभी स्लाइड पे आ जाए, तो हैंड आउट में देंगे, चार्ट मास्टर में देंगे, स्लाइड मास्टर पे देंगे, नोट्स मास्टर पे देंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर पावर पॉइंट में क्या होता है, आप एक स्लाइड मास्टर बना लीजिए, ठीक है, उसको सेव कर दीजिए। आप इस पे जैसे ही स्लाइड मास्टर पे मान लीजिए आप इसके बाद प्रेजेंटेशन में गए और इस पे काम करना चालू कर दिए, ठीक है, इस पर आप क्या करें, मान लीजिए कि तो स्लाइड मास्टर में क्या होता है, एक स्लाइड बना के जैसे आप इसका डुप्लीकेट बनाते गए, अपना जो भी टॉपिक आप क्रिएट करते गए, फिर स्लाइड मास्टर में एडिट में जाके जैसे आप इस पे कोई लोगो लगाइएगा, ठीक है ना, तो एक पे लगाइएगा ना तो ऑटोमेटिक सब पे लग जाएगा, आपको बार बार उस लोगो को पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक्सेल खत्म होते ही हम पावर पॉइंट पे वीडियो लाएंगे, तो वहां पर हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे ये एडिट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से विषम संख्या की पहचान करें। जावा, बूट स्टार्टअप, पाइथन और सी प्लस प्लस। अब आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का भी भाषा का प्रोग्रामिंग कम से कम नाम से पता होना चाहिए कि फलाने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम होता है। ठीक है ना, आगे समझ में, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज का काम क्या होता है। तो ये भी आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा पोलियोग्राफ क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं सुने हैं तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं।
ठीक है ना। आप लोग ज्यादातर नाम के हिसाब से हमको लगता है या तो पाइथन पे टिक मारिएगा या C++ पे टिक मारिएगा, जबकि सही जवाब इसका क्या होगा, बूट स्टार्टअप। कैसे समझेंगे कि यही होगा, तो देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नॉर्मली, C++ भी। बूट स्टार्टअप क्या है, इसका काम होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, जबकि तीनों का काम डायरेक्ट नहीं होता वेब डेवलपमेंट के लिए, समझ गए ना। लेकिन ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया, एक वेब डेवलपमेंट के लिए, तो ये इससे थोड़ा क्या होगा, अलग है, इसीलिए ये एक विषम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा भाई, 29। What happen you keep your typing a long word ignoring the right margin in MS Word? कहता है कि क्या होगा अगर आप कोई बड़ा शब्द MS Word के तरफ लिख रहे हैं तो वो क्या होगा। तो चलिए पहले लिख के देखते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स है, इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर देते थे। देखिए जस्टिफाई हो गया, यहाँ पे लिखा है यू कैन। अब हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे COM, तो ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर CO, चलिए तो इसको हम अभी सही अलाइनमेंट में लिख के देखते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, COMPUTER। आपने क्या देखा, जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, आप देखिए ये जो कंप्यूटर है ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ। इसको फिर से देखते हैं, जैसे हम लिखे COM, CO तक स्पेस दिया तो CO तक आ गया, ठीक है ना। फिर हम लिखे एम देखिए जैसे एम लिखे नीचे आ गया। अब पूरे वर्ड को अगर लिखते तो क्या होगा, COMPUTER कंप्यूटर। देखिए अब अगर हम यहाँ पे स्पेस देते हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, तो ये देखिए कंप्यूटर ऊपर गया। अब हम इसमें कुछ और शब्द लिखते हैं, जैसे लिखते हैं के। देखिए जैसे हम के लिखना चालू किया, अब देखिए पूरा का पूरा के नीचे आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम राइट मार्जिन से बाहर, देखिए राइट मार्जिन के अंदर ये सब लिखा हुआ, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो देखिए एक लाइन बना, तो सारे राइट मार्जिन से अंदर लिखा हुआ। लेकिन जैसे हम राइट मार्जिन के बाहर कोई बड़ा वर्ड लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे वे ए है, यहाँ पे हम लिखते हैं COMPU, ए के पास पहले क्लिक कर लो, COMPUT। लेकिन देखिए इतना जगह खाली रहने के बाद वहाँ पे COMPUT नहीं लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम नया वर्ड कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, द लाइन गेट्स बिगर एंड बिगर नहीं होगा, इनपुट टू फ्यू कैरेक्टर्स इन ब्लॉक नहीं होगा, ए वार्निंग इज जनरेटेड नहीं, ए वर्ड दैट डज नॉट फिट द मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली। मतलब ये सही होगा, अगर वो फिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक नया लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। MS एक्सेल 2016 में एक प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। एक कॉलम इंसर्ट करना, ये नहीं हो सकता। सेल्स फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता। एक रो इंसर्ट करना नहीं हो सकता। वर्कशीट डिलीट करना हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए हम एक्सेल में ये मेरा सीट है, अब यहाँ से हम आते हैं प्रोटेक्ट सीट में गए। अब यहाँ से हम क्या किए, 1 2 3 पासवर्ड लगाए, इसमें भी लगा देते हैं 1 2 3। ओके करते हैं, कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक रो इंसर्ट करेंगे, नहीं हो रहा है, कुछ कलर कर देते हैं, कलर का ऑप्शन भी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन हमको आप इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो देखिए डिलीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक सीट से डिलीट हो सकता है, लेकिन कब, अगर दूसरा सीट बना रहेगा तब। तो 19 में देखिए वो आता, बाकी 2016 सब में क्या रहता है, एक से ज्यादा सीट के साथ आता तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देखिए आपने 19 में देखा कि हमें पहले वार्निंग मिला। इसका मतलब है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 में अगर हम सीट को डिलीट करना चाहते तो कैसे करेंगे। तो 21 से 19 में, 2019 में, समझे। तो 2019 के MS ऑफिस में तो आपको याद रखना होगा कि पहले एक सीट का निर्माण करेंगे तो आप एक सीट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये था 30 क्वेश्चंस का रिव्यू। बाकी 30 क्वेश्चंस का रिव्यू भी हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप इस 30 पे हमें रिस्पॉन्स दिखाइए कि आप किस प्रकार से मेरे इस जो हम एनालिसिस करा है उसमें आप इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तब हम आगे के इसका पार्ट बनाएंगे। अगर आपको अच्छा ही नहीं लगा होगा, समझ में ही नहीं आया होगा, तो फिर मेहनत करके क्या फायदा। ठीक है, आप ही के लिए तो बनाते हैं और आपको अच्छा ना लगे तो मेहनत फिर फालतू है। तो पहले इस 30 पे आप रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिएगा, 2-4 कमेंट कीजिए, तो हम अगला वीडियो कल ही आपको अपलोड कर देंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए